राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड अंडर ब्रिज की आधारशिला रखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली में शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया है। आज उन्हें जेल में गए 1 साल पूरा हो गया। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा संगठन ने आज ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने की लगातार मांग कर रहे हैं। आज 26 फरवरी 2024 को भारत बालाकोट हवाई हमले की 5वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायु सेना द्वारा किया गया एक ऐतिहासिक सैन्य अभियान था। झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने इस्तीफा दे दिया और आज रांची में भाजपा में शामिल हो गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एनएलओ की राज्य इकाई के अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की और विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर की 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जहां रामलला के दर्शन कर चुके हैं, वहीं एक महीने में 25 किलोग्राम सोने और चांदी के आभूषण सहित लगभग 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया और दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सांसद संजय सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर संघीय एजेंसी से जवाब मांगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बुरी खबर सामने आई है। मशहूर गजल सिंगर पंकज उदास का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में पंकज उदास ने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रमों में से एक भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पारदर्शी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत टेक्स 2024 में सभी का स्वागत किया और कहा कि आज का अवसर विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम भारत के 2 सबसे बड़े प्रदर्शनी केंद्रों भारत मंडपम और यशोभूमि में हो रहा है। उन्होंने लगभग 100 देशों के 3000 से अधिक प्रदर्शकों और व्यापारियों और लगभग 40,000 आगंतुकों के सहयोग को स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने रेखांकित किया कि भारत टैक्स उन सभी को एक मंच प्रदान कर रहा है। आप सभी का भारत मंडपम में हो रहे भारत टैक्स में अभिनंदन। आज का ये आयोजन अपने आप में बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ये एक साथ भारत के सबसे बड़े 2 एग्जीबिशन सेंटर्स भारत मंडपम और यशोभूमि एक साथ दोनों में हो रहा है। आज 3000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 100 देशों के करीब 3000 खरीदार, 40,000 से ट्रेड विजिटर एक साथ इस आयोजन से जुड़े हैं। ये आयोजन टेक्सटाइल इकोसिस्टम के सभी साथियों और पूरी वैल्यू चेन के लिए उन लोगों को एक साथ मिलने का प्लेटफॉर्म दे रहा है। साथियों, आज का ये आयोजन सिर्फ एक टेक्सटाइल एक्सपो भर नहीं है। इस आयोजन के एक सूत्र से कई चीजें जुड़ी हुई है। भारत टैक्स का ये सूत्र भारत के गौरवशाली इतिहास को आज की प्रतिभा से जोड़ रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशन के संग पिरो रहा है। भारत टैक्स का ये सूत्र स्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, स्केल और स्किल के साथ इन सबको एक साथ लाने का सूत्र है। जिस तरह एक लूम कई धागों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह
ये आयोजन भारत और विश्व के धागों को भी एक साथ जोड़ रहा है और मैं अपने सामने देख रहा हूं ये स्थान भारत के विचारों की विविधता और एक सूत्र में जोड़ने वाली सांस्कृतिक एकता का भी स्थल बन गया है। कश्मीर की कानी शॉल, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, जरदोजी, बनारस सिल्क, गुजरात का पटोला और कच्छ की कढ़ाई, तमिलनाडु का कांजीवरम, ओडिशा की संबलपुरी और महाराष्ट्र की पैठनी, ऐसी अनेक परंपराएं अपने आप में बहुत अनूठी है। मैंने भी भारत की पूरी वस्त्र यात्रा को दर्शाती एग्जीबिशन को देखा है। ये एग्जीबिशन दिखाती है कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, उसका सामर्थ्य कितना ज्यादा रहा है। साथियों, आज यहाँ टेक्सटाइल वैल्यू चेन के अलग अलग सेगमेंट से जुड़े स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। आप भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को भी समझते हैं, हमारी एस्पिरेशंस और चैलेंजेस से भी परिचित है। यहाँ बड़ी संख्या में हमारे बुनकर साथी है, कारीगर साथी है, जो जमीनी स्तर पर इस वैल्यू चेन से जुड़े हैं। कई साथियों का तो इसमें अनेक पीढ़ियों का अनुभव है। आप जानते हैं कि भारत ने आने वाले 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टैक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। हम ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं। भारत का ये इतना बड़ा क्षेत्र है और भारत के करोड़ों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। हम कृपा करके दुनिया से आई हुई फैशन को फॉलो न करें, हम दुनिया को फैशन में भी लीड करें। और हम फैशन की दुनिया में पुराने लोग हैं, नए लोग नहीं है जी। आप कभी कोणार्क के सूर्य मंदिर जाएंगे, सैकड़ों साल पहले उस कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों ने जो कपड़े पहने हैं, आज के मॉडर्न युग में भी जो बहुत मॉडर्न कपड़े लगते हैं, वो सैकड़ों साल पहले पत्थर पर उकेरे गए हैं। आप जो हमारी बहनें पर्स लेकर के घूमती है ना, सैकड़ों साल पहले कोणार्क के पत्थरों की मूर्तियों में वो आपको दिखाई देगा। हमारे इतने बड़े क्षेत्र पर जितनी बारीकाई से सोचना चाहिए, हम नहीं सोच रहे। हम ऐसे समाज की रचना करें जहां सरकार की दखल कम से कम हो। हाँ, गरीब को जरूरत है, खड़े रहना चाहिए, उसको पढ़ाना है, पढ़ाना चाहिए, उसको अस्पताल की जरूरत है, देना चाहिए। बाकियों की जो टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की और विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि आज विकसित भारत मोदी की गारंटी विषय को लेकर पूरे देश में वीडियो वैन के माध्यम से 2024 के चुनाव में अगले 5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य रखना है, उसके लिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद और सुझाव लेने का हम सब ने निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व मित्र भारत के सपने जो 2024 में अकल्पनीय थे, आज वो पीएम मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहे हैं और अब भारत इस अमृत काल में विकसित भारत की ओर लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। हम सब जानते हैं कि आज विकसित भारत मोदी की गारंटी, इस विषय को लेकर के सारे देश भर में वीडियो वैन के माध्यम से 2024 के चुनाव के लिए अगले 5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य रखना है, उसके लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद और जनता जनार्दन के सुझाव यह लेने का हम सब लोगों ने निर्णय किया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व मित्र भारत
ये जो कभी 2014 में अकल्पनीय थी, आज वो मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रही हैं और अब भारत विकसित भारत की ओर इस अमृत काल में लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ है, वह भी हम सब लोगों ने देखा है। ऐसी परिस्थिति में आज देश भर के सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वीडियो वैन्स के माध्यम से जो विकसित भारत की कल्पना को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य किया, जिन बातों को उन्होंने देश में आगे बढ़ाने का काम किया, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जिस तरीके से अमृत काल में काम हो रहा है और विश्वमित्र भारत के रूप में जो दुनिया में काम हुआ भारत के नेतृत्व की दृष्टि से, उन सारी बातों को भारत की जनता के सामने रखना इस वीडियो वैन के माध्यम से हम जरूर उसको पूरा करने का कार्य करेंगे। और उसी में जो हमारा संकल्प पत्र तैयार हो रहा है, उसके लिए सुझाव मांगने का काम, जनता जनार्दन को अपने साथ जोड़ने का और उनकी आकांक्षाओं को हम अगले 5 साल में पूरा करें, इसके लिए उनके सुझाव लेने का कार्य भी हम सब लोगों ने तय किया है, जिसे हम 15 मार्च तक पूरा करेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव पत्र हमारे तक 15 मार्च तक पहुंचेंगे और वह आगे चलकर उसका समावेश करके वह हमारा संकल्प पत्र बनेगा, जो 2024 को विकास के लिए एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार होगा। इसी प्रकार से सारे देश में सभी लोकसभा में ये वीडियो वैन्स के माध्यम से लगभग 250 स्थानों पर हम विभिन्न समाज के वर्गों का संवाद भी करेंगे और उनके संवाद के साथ साथ उनके सुझावों को भी हम अपने साथ समावेश करेंगे। इसके साथ साथ हम एक विशेष मिस्ड कॉल नंबर के तहत प्रयास करेंगे कि आप अपने सुझाव को हमारे तक पहुंचाएं और हम उन सुझावों को भी उसमें समावेश करेंगे। फिर व्हाट्सएप के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, वॉइस मैसेज के द्वारा, IVRS के द्वारा, जिस मैसेज के द्वारा भी हम पहुंचाना चाहें उसकी सुविधा हम प्रदान करेंगे। और इसके साथ साथ नमो ऐप में एक अलग से इसका सेक्शन है जिसमें हम अपने सुझाव हम दे सकते हैं, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी ये वीडियो वैन के माध्यम से हम करेंगे। तो हर तरीके से पीपल्स पार्टिसिपेशन हो सके, हर तरीके से जनता जनार्दन की आकांक्षाएं हम तक पहुंचे और मोदी जी के नेतृत्व में अगले 2024 से अगले 5 वर्षों में उन आकांक्षाओं को हम पूरा करें और अमृत काल में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तरफ लंबी छलांग लगाने के दृष्टि से हम उसको पूरा करेंगे। ये हमारा संकल्प है। और इसके साथ साथ ये अपना सुझाव भेजने के लिए आप नमो ऐप डाउनलोड करें और इसके सेक्शन में जाकर सुझाव अपने आप दें। हर तरीके से प्रयास हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को एक साथ लेकर के चल करके 2024 में हम विकास की एक लंबी छलांग लगाएं, इसके लिए आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। इस तरीके की सुझाव पेटिका हर विधानसभा तक पहुंचेगी। ये पत्रक है जिसमें सुझाव आप इस पेटिका में डाल सकते हैं, सादे कागज में भी आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं किसी फॉर्म में डालें, लेकिन ये भी है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि
पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में जिन 6 नोड्स की घोषणा की थी, आज उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई यूनिट ने अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया है। इसके लिए सीएम ने अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को बधाई दी। मेरे लिए यह अत्यंत आह्लादित क्षण है कि जब उत्तर प्रदेश ने 2018 में अपना पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रख करके ये 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। एक सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में और दूसरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट के आयोजन में किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 6 नोड्स की घोषणा की थी, उन 6 नोड्स में अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट के 6 नोड्स में आज एक महत्वपूर्ण डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण यूनिट ने अपना मैन्युफैक्चरिंग का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश में इस अलग अलग नोड्स में जो कार्य अब तक प्रारंभ हुए हैं, जिसमें लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस एंड एरोलाई टेक्नोलॉजीज, झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ग्लोबल इंजीनियरिंग लिमिटेड और डब्ल्यूबी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, इन सभी के द्वारा ये कार्य प्रारंभ हुआ है। अलीगढ़ में शंकर रिसर्च लैब, एलएलपी एंड एमिटेक इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, जिनमें अब तक कार्य प्रारंभ हुआ है। और जिसमें कानपुर में अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अनंत टेक्नोलॉजीज एंड जेंसर एरोस्पेस, ये सभी इन अलग अलग नोड्स में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 इस दिशा में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित हो रहे हैं, जिसमें दोनों आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू, इन दोनों को इसके लिए नामित किया गया है। और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भी उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग सुविधा का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए सहयोग करने में अपनी साझेदारी दिखाई है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी अपना सहयोग प्रदान करने की कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर की एमएसएमई एंड स्टार्टअप की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदेश के अंदर बनाने का कार्य हुआ है। और इसके पीछे का उद्देश्य भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता, बल्कि इसके माध्यम से हम न केवल अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, बल्कि देश की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ इस क्षेत्र में जो दुनिया की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी भारत अपना योगदान दे सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश का यह एक महत्वपूर्ण केंद्र जो 6 नोड्स में विकसित हो रहा है, यह एक मील का पत्थर साबित होगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश के डेवलपमेंट में और भारत की आर्थिक उन्नति में ब्रेकर नहीं बल्कि ब्रेक थ्रू का काम कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ पर अडानी ग्रुप के द्वारा डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए जिस महत्वपूर्ण संस्थान का कानपुर में और हैदराबाद में शुभारंभ हो रहा है, यह न केवल भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में योगदान की एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी, बल्कि भारत के साथ साथ डिफेंस सेक्टर को, भारत को दुनिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने में भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का यह निर्वहन कर पाएगा। अडानी ग्रुप को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर केंद्र सरकार पर अपना हमला तेज करते हुए एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस नेता सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा और पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाती आई है। खेड़ा ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी राहुल गांधी ने युवाओं के हक के लिए आवाज उठाई है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी मीडिया को संबोधित किया और कहा कि मोदी सरकार ने 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। उन्होंने इसे सरकार का एक तरफा निर्णय करार दिया। 1 साल से भी ऊपर से
कांग्रेस पार्टी लगातार अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाती आई है। हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे तमाम नेता इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाते आए हैं और नौजवानों के साथ खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो न्याय के स्तंभ हैं, उनमें से युवा न्याय बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। और उसी कड़ी में राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के खिलाफ बढ़ चढ़कर बात की। हमारा एक पूरा आंदोलन चल रहा है। जंतर मंतर पे जो बच्चे बैठे हैं, प्रधानमंत्री से तो वो नहीं मिल पाए, लेकिन राहुल जी से वो मिले। उन्होंने अपनी व्यथा उनके सामने व्यक्त की और उनके दर्द को समझते हुए इस मुद्दे को हमने उठाने का निर्णय लिया। आगे इस प्रेस वार्ता की कड़ी में हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सचिन पायलट जी, श्री दीपेंद्र हुडा जी आपको इस दिशा में हमने और क्या कदम उठाए हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना की घोषणा करी गई और जैसा कि 10 साल के सरकार के कार्यकाल में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई संवाद, कोई चर्चा, कोई डिस्कशंस इसको लेकर किए नहीं गए और एक तरफा निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जो भर्ती फौज की होगी, डिफेंस फोर्सेस की होगी, उसको अग्निपथ के माध्यम से किया जाएगा। कहा यह गया कि सेना की जो औसत आयु है वो ज़्यादा हो रही है, उसको कम करना है। कहा यह गया कि हम लोगों को अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है। मोटे तौर पर देखने में आया है कि ये जो योजना का क्रियान्वयन किया गया, ये मूलतः पैसा बचाने के लिए किया गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है और कहा जाता है कि अब कल ये परसों कहा गया कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट से बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये भी कहा गया कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट को इतनी आमदनी हो रही है और हम लोग इतने सक्षम हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि हमारे जो शौर्यवीर सैनिक हैं उनके जीवन के लिए, उनकी भर्ती के लिए, उनकी नौकरी, पेंशन, परिवार की सुख सुविधाओं के लिए हम लोग संसाधन को जाहिर करें। अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं, इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, जब ये योजना लॉन्च हुई उसी समय से हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि हमें लगा कि ये 4 साल की नौकरी देने के बाद सिर्फ 25% लोगों को स्थायी रूप से फौज में भर्ती किया जाएगा और बाकी 75% लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी कहा जा रहा था कि 10% पैरामिलिट्री जो है, आर्म्ड फोर्सेस CAPF हैं, उसमें उनके लिए आरक्षण दिया गया है। लेकिन जो एक्स सर्विसेजमैन के लिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, उसमें सिर्फ 2.49% सरकारी पद भरे गए हैं। जो पूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित हैं अब तक, उसमें सिर्फ 2.49% पद भरे गए हैं। फिर कहा गया कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस करेंगी कि जो 75% अग्निवीरों को हम छोड़ देंगे वो कहाँ अब्जॉर्ब होंगे। एक आध राज्य ने किया है, बाकी राज्यों ने किया नहीं। बेसिकली जो लोग 4 साल की नौकरी के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे, उनके भविष्य का कुछ पता नहीं। तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं। और सबसे पहले हमारी मांग ये रहेगी कि जिन लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, उनको सरकार ने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया है। फौज में बदलाव की जरूरत क्यों आई, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। ना तो देश के नौजवान ने मांग करी, ना देश की फौज की तरफ से कोई मांग उठी, ना किसी राजनीतिक दल ने मांग करी। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ना घोषणा पत्र में था किसी राजनीतिक दल के, ना इतने वर्षों में मांग आई कि देश की फौज की चयन प्रक्रिया बदली जाए। जिस फौज पे हमें गर्व था, जिस फौज ने बार बार दुश्मन को का शीश झुकाने का काम किया था, हमेशा हमारे झंडे तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया था, उसकी भर्ती प्रक्रिया बदली जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, ये ऐसा फैसला आपने क्यों लिया? हमने कहा कि 4 साल बाद क्या होगा और दुष्परिणाम सामने आए। ये पहले पता था कि बिना पेंशन के वापस आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में, हरियाणा में आकर 2014 का अपना चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया था और कहा था 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे। नो रैंक नो पेंशन, बिना पेंशन के वापस आ गया। लेकिन उसके साथ साथ दुष्परिणाम, अभी शहीद में फर्क नहीं किया जाता, दुश्मन की गोली में फर्क नहीं किया जाता, और जो जवान अपनी छाती अड़ाए दुश्मन की गोली के आगे, उसकी छाती में फर्क नहीं हो सकता। अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी जो शहीद होगा अग्निवीर, मेडिकल फैसिलिटीज पे आश्रित पत्नी, बच्चे, माता पिता को नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, और इस सर्विस के दौरान डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, केवल लमसम तनख्वाह मिलेगी। कॉन्ट्रेक्चुअल फौज की मांग कहां से आई, हमारा मानना है। ये हमारी मांग है, सरकार जवाब दे।
दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केंद्र जांच एजेंसियों द्वारा लिए गए एक्शन को लेकर जमकर केंद्र सरकार को घेरा। इसी कड़ी में दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए आप मंत्री ने कहा कि आज 26 जनवरी को दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम को जेल गए पूरा 1 साल हो गए। मनीष सिसोदिया, जिन्होंने शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। आतिशी ने सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत न मिल पाने के बावजूद न्यायालय से उन्हें बेल क्यों नहीं मिल पा रही है। 26 फरवरी 2024 है। आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था। उनको पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और कुछ ही दिन बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज वो 1 साल से जेल में है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजनीतिक नेता, एक ऐसा मंत्री जिसके काम को देश का बच्चा बच्चा जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को एक बढ़िया भविष्य देने के लिए दिन रात मेहनत करी। आज दिल्ली के लाखों बच्चों के पास एक अच्छी जिंदगी का अवसर है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी 8 साल तक दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे। लेकिन इसी काम की वजह से जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने किया कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर छोड़ दी। इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच करते हुए 2 साल हो गए। आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक के घर पे रेड कर ली, लेकिन 2 साल के बाद भी इस तथाकथित घोटाले में 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई। आप सब मीडिया साथी ये सवाल पूछते हैं कि अगर कोई क्राइम नहीं किया, अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही 1 साल बाद? उसका सिर्फ एक कारण है, वो है पीएमएलए कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। ऐसा कानून क्यों बनाया गया? ऐसा कानून जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद बेल मिलना असंभव है, काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया गया था, आतंकवाद रोकने के लिए बनाया गया था, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज मैं पूरे देश से सवाल पूछना चाहती हूं, क्या पीएमएलए का उपयोग आतंकवाद रोकने में हो रहा है? क्या पीएमएलए का उपयोग ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने में हो रहा है? क्या आज पूरा देश ये जानता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ईडी के माध्यम से प्रयोग सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है, और वो है विपक्ष की पार्टियों पर हमला करने के लिए। आज ईडी का प्रयोग, पीएमएलए का प्रयोग सारे विपक्ष के नेताओं पर केस करने के लिए हो रहा है, और जेल में डालने के बाद बेल ना मिलने के लिए हो रहा है। यह सवाल तो उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विपक्ष के नेताओं ने जुर्म किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे लगता है? क्यों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस नहीं लगता? क्यों सीआरपीसी में केस नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि उन सब कानूनों में बेल मिल जाती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, हमारे नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन ना जेल जाने से डरते हैं, ना आपके समन से डरते हैं, ना आपकी धमकियों से डरते हैं। आप आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को जेल में डाल दीजिए, हम आपके खिलाफ देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।